क्लास के 18 चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉलेज के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ एग्जाम के दृष्टिकोण से हर तरीके से, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ कुछ ऐसा बीमारी है जिसके बारे में जानना हर किसी को जरूरी है एवं बेहद जरूरी। जैसे कि हर कोई जानते हैं कि शादी विवाह का जो बायोडेटा आता है, चाहे बायोडेटा भेजते हैं, उसमें जो जरूरी चीज है वही नहीं रहता है और जो जरूरी चीज है उसको छोड़ करके बाकी सारा फालतू चीज रहेगा। जैसे देता क्या क्या चीज है, नाम देगा, माता पिता के नाम देगा, एड्रेस देगा और क्या देगा, और उसका कलर देगा, हाइट देगा, ये सारा चीज देगा और मांगता भी है। तो चाहे लड़का पक्ष के हो, लड़की पक्ष के हो, किसी भी पक्ष के हो, अच्छे से सुनेंगे, अपने टाइम भी काम आएगा, अपने परिवार वालों के टाइम भी काम आएगा, चाहे भाई हो, बहन हो, बेटा बेटी कोई भी हो। शादी के समय बायोडेटा में नाम, माता पिता के नाम, रिलेटिव के नाम, एड्रेस, पढ़ाई लिखाई, जिसको क्वालिफिकेशन कहते हैं, ये सारा चीज दिया जाता है और मांगा जाता है, जिसका जिंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं है। कोई इस्तेमाल नहीं है। नाम पता तो तुम्हारा आधार कार्ड में भी मिल जाएगा। घर एड्रेस दे रहा है, अपना खेत का जमीन नहीं का रसीद नहीं दे रहा है तुमको, और ना ही खेत जमीन का खतियान दे रहा है, तो एड्रेस देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वैसे वो भी आधार कार्ड में है। जो मेन चीज होना चाहिए वही नहीं है, और वो चीज है बीमारी के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में जानकारी बेहद जरूरी है। कुछ ऐसा बीमारी जो खानदानी बीमारी है, अगर एक बार वो बीमारी पकड़ लिया तो फिर चौपट हो जाएंगे, पूरा का पूरा खानदान, पूरा परिवार, पूरा वंश खत्म हो जाएगा। उसके आगे जितना हजारों सालों तक जितना भी वंश चलते जाएगा तब तक के लिए सत्यानाश हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सुने होंगे, बीमारी का नाम है एड्स। इसके बारे में ज्यादा तो कम से कम इतना तो जरूर सुने होंगे कि खानदानी बीमारी है। अगर एक को हो गया तो फिर आगे आने वाला जितना भी वंश होगा, बाल बच्चे जितने भी होंगे, लड़का लड़की बेटा बेटी जो भी होंगे, सबको वो बीमारी पकड़ेगा। आगे आने वाला उन लोग का जितने संतान होंगे उन लोग को भी पकड़ेगा, फिर उनके संतान, पूरा का पूरा हमारा खानदान चौपट हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज का जानकारी होना, जांच होना बेहद जरूरी है। इसी तरीके से बहुत और भी तरह का बीमारी है, जिस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोनुरिया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। यह अलग अलग तरह का बीमारी है जिसका जानकारी होना जरूरी होता है। अब इन्हीं सब में से एक और बीमारी है जिसका नाम है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ये बीमारी असल मायने में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक ये जो प्रक्रिया है, इसमें बच्चे की मृत्यु होने की प्रक्रिया है। कोई भी जो व्यक्ति शादी विवाह करते हैं, अपने बच्चों का कराते हैं, बेटा हो या बेटी कोई भी है, कोई लड़का जो है शादी करता है तो शादी करने का एक ही उद्देश्य होता है कि अपना जो वंश है वो वंश आगे चलता रहे, घर परिवार खानदान आगे बढ़े। और उस खानदान को यहाँ पर ब्रेक लग जाता है, क्योंकि इस बीमारी में बच्चे की मृत्यु हो जाएगा, हर बार मौत होगा। जितना भी बच्चा पैदा होगा वो सारा का सारा बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। अब क्यों मरेगा, कैसे मरेगा, उसका कारण हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जैसे अभी हम बोले कि कई अलग अलग बीमारियां हैं जो खानदानी बीमारी होता है, जिसको आनुवांशिक विकार के नाम से जानते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, जिसका आज तक एक ऐसा भी केस नहीं सुने होंगे जिसके बायोडेटा में जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में कोई भी दिया हो। चाहे अपना बेटा का या बेटी का, किसी का भी शादी करे गार्जियन, कभी नहीं देते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। उनको खुद पता नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होता है, कोई जांच भी नहीं करवाते हैं। खानदानी बीमारी ये चीज भी नहीं पता होता है। कहीं ऐसा भी तुमको मिलेगा, गार्जियन जिसको आज तक ब्लड ग्रुप के बारे में भी नहीं मालूम है, वो अपना ब्लड ग्रुप भी जांच करके नहीं लिखवाते हैं बायोडेटा के अंदर। तो ब्लड ग्रुप के आधार पर यह होने वाला बीमारी है। हम लोग कह सकते हैं कि यह कोई आनुवांशिक विकार या खानदानी बीमारी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप के ऊपर निर्भर करता है, और इस ब्लड ग्रुप के चलते बचवा मरते चला जाएगा। और ये ब्लड ग्रुप जो है वो माँ के ब्लड ग्रुप के ऊपर निर्भर करेगा, या फिर बच्चा के, या फिर उसके बाप के ब्लड ग्रुप के ऊपर निर्भर करेगा, या उसके खानदान के किसी और के ब्लड ग्रुप के ऊपर निर्भर करेगा। इन्हीं चीजों के बारे में अभी पढ़ना है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम पढ़ाए हुए हैं
पाचन चैप्टर जो 16 नंबर चैप्टर है 11 क्लास का 16वां पाठ, और श्वसन चैप्टर जो 17 नंबर चैप्टर है, दोनों में हम पढ़ाए हुए हैं कि जो खाना पीना भोजन जिसको बोलते हैं, पचा हुआ भोजन और ऑक्सीजन वगैरह, मतलब कि गैसों का जो परिवहन होता है वो ब्लड के द्वारा होता है। क्वेश्चन भी दिए हुए थे। तो जो ब्लड के द्वारा गैसों का परिवहन और भोजन का परिवहन हो रहा है वो जाएगा कोशिका में, कोशिका से फिर CO2 लेकर के वापस फेफड़ा में आकर के सांस छोड़ते हैं। तो इसी प्रक्रिया में जब कोई लेडी, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चों को जन्म देने के लिए जब वो गर्भवती होते हैं, उस वक्त इसका समस्या उत्पन्न होगा। क्या परेशानी होगा, किसका ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा तो बच्चा में गड़बड़ी होगा, ये चीज देखने वाले हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप 2-3 तरह के पढ़े हुए हैं। एक पढ़े हुए हैं ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 2 तरह के। ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 2 तरह के। एक को हम लोग बोलते हैं RH कारक और दूसरा का ABO रक्त समूह। हो गया था। अब यहाँ से जो परेशानी उत्पन्न होगा, बच्चा के मृत्यु वाला इसकी वजह से नहीं होगा, ABO रक्त समूह की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगा। जो बच्चा मरेगा वो मरेगा RH कारक की वजह से। RH कारक की वजह से मरेगा बच्चा। और RH हम बताए हुए हैं कि 2 तरह का होता है। एक होता है RH पॉजिटिव और दूसरा होता है RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। पॉजिटिव हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर RH उपस्थित होता है, उसका रक्त समूह को बोलेंगे RH पॉजिटिव, और जिसके रक्त के अंदर RH नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं RH निगेटिव। हम लोग सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जिसमें RH 0 रहेगा उसको RH निगेटिव बोलेंगे। अभी एग्जाम्पल के रूप में लेंगे पूरी प्रक्रिया के दौरान समझने के लिए। तो जहां जहां RH निगेटिव बोलेंगे वहां समझेंगे कि उसमें RH नहीं है। मैथ जैसा नहीं समझ लेंगे कि एक में पॉजिटिव और दूसरा में निगेटिव तो कट के 0, वैसा नहीं सोचना है। सीधे समझेंगे कि जिसमें RH रहेगा उसको प्लस मान लिए, जिसमें RH नहीं है उसको माइनस मान लिए, मतलब जिसमें 0 है उसको माइनस। अब इसी चीज को अगर इस तरीके से देखा जाए, डायग्रामेटिकली अगर समझाया जाए, देखते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में, तो देखने को यह मिलेगा यहाँ पर कि जब शादी होगा तो पति पत्नी बनेंगे, जो आगे चलकर के माँ और पापा के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसके आधार पर चलो या फिर पति पत्नी के आधार पर, तो मान लेते हैं कि जो पापा है, पापा बनने वाले जो है, हस्बैंड जो है, उनका RH जो है पॉजिटिव रहेगा, और अगर माँ का जो RH है वो भी अगर पॉजिटिव रहेगा तो इन दोनों से बनने वाला जो बच्चा है वो भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि प्लस प्लस हो गया। वो जो बचवा है पॉजिटिव रहेगा। ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बच्चा भी सेम टू सेम हो गया। अब अगला कंडीशन ले लेते हैं कि अगर पापा का जो रक्त समूह है वो पॉजिटिव है और अगर माँ का रक्त समूह ये निगेटिव है, और एक और कंडीशन ले लेते हैं जिसमें पापा का रक्त समूह निगेटिव है और माँ का रक्त समूह पॉजिटिव है, और एक और कंडीशन यहाँ पर बनेगा, जैसे इसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव, उसी तरह से एक और कंडीशन ले लेते हैं जिसमें पापा निगेटिव और माँ भी निगेटिव। ठीक है। तो जब माँ और पापा दोनों निगेटिव, तो बनने इन दोनों के मिल करके बनने वाला जो बच्चा रहेगा वो भी निगेटिव। इसका मतलब कि उस बचवा में भी RH नहीं मौजूद रहेगा, जैसे इन लोग में नहीं था। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि दोनों में था तो इसमें भी हुआ, तो दोनों नॉर्मल कंडीशन। अब इसमें देख लेते हैं कि अगर पापा में RH रहेगा और पापा में अगर RH नहीं रहेगा और माँ में अगर RH रहेगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि पापा RH पॉजिटिव और माँ अगर पापा अगर RH निगेटिव और माँ अगर RH पॉजिटिव होते हैं, तो इन दोनों के मिलने से बनने वाला जो बच्चा रहेगा वो बचवा
इसमें तो निगेटिव मतलब नहीं है और इसमें पॉजिटिव मतलब प्लस वाला था। तो जब प्लस वाला था तो बचवा में प्लस वाला तो इधर से आएगा ना, तो प्लस वाला इधर से आया, इधर से तो कुछ नहीं आया। तो जब इधर से आया तो जो बच्चा बना वो बच्चा RH पॉजिटिव बन गया। इसमें भी बच्चा RH पॉजिटिव बना था, इसमें बच्चा RH निगेटिव बना था। एकदम गौर से समझना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भविष्य में हर जगह काम आएगा। तो ये जो बच्चा RH पॉजिटिव बना, ये बना किसके अंदर? माँ के शरीर के अंदर। और जब माँ के शरीर के अंदर बन रहा है तो बच्चा का डेवलपमेंट जो विकास है वो भी माँ के शरीर में होता है, जन्म भी माँ के शरीर से होता है। तो जब माँ के शरीर के अंदर विकास हो रहा है, जन्म हो रहा है, तो विकास होने के लिए बच्चा को भोजन चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। मतलब कि माँ जैसे अपने शरीर में भोजन करती है, पोषण के लिए ब्लड के द्वारा पेट में से भोजन चारों तरफ चला जाता है परिवहन के द्वारा, छोटी आंत से अवशोषित होकर के, और फेफड़ा में से ऑक्सीजन जाता है ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में। वैसे ही जाते जाते बचवा में भी चला जाता है। जैसे हम सभी मनुष्यों में अपरा होता है, नाभि, और वो नाभि में पाइप लटका हुआ रहता है जब बच्चा जन्म लेता है। किसी भी जानवर का जब जन्म होगा बच्चा का तो उसमें देखने को मिल सकता है। तो जो नाभि होता है वो माँ के शरीर में जुड़ा हुआ रहेगा। अब अगर इसको डायग्राम के हिसाब से देखते हैं तो इस तरह से माँ का जनन तंत्र है, किसी भी मादा जनन तंत्र, ये इस तरह से ऐसे अंडाशय हो गया दोनों साइड का। अब ये जो ऐसे अंडाशय हो गया, ये वाला गर्भाशय है, और यहाँ पर जो बच्चा ऐसे बन रहा है, ये माँ के गर्भाशय से अपना वाला अपरा जोड़ दिया। और जब अपना अपरा जोड़ दिया तो माँ जो भी खाएगी पिएगी सांस लेगी वो माँ के शरीर के ब्लड में गया, और ब्लड के द्वारा बहते हुए बच्चा के शरीर में घुस गया। मतलब माँ का ब्लड बच्चा के ब्लड में पहुंच गया, और बच्चा के ब्लड में पहुंच करके अपना वाला ऑक्सीजन और भोजन बचवा को दिया।